ఒక తరగతి ఒక ఛానల్ అన్న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ దృక్పథాన్ని సాక్షాత్కారం చేసే దిశగా పనిచేస్తున్నట్లు కేంద్ర మానవ వనరుల శాఖ మంత్రి రకేష్ పోఖ్రియాల్ నిశాంక్ తెలిపారు. డిజిటల్ సాధనాలు లేని విద్యార్థులకు, అంతర్జాలం అందుబాటులో లేని వారికి విద్యా బోధనను దగ్గర చేసేందుకు సృజనాత్మకతతో కూడిన ఆలోచనలు చేస్తున్నట్లు ఈటీవీ భారత్తో తెలిపారు. అనతి కాలంలోనే ఆన్లైన్ విద్యా బోధనలో భారత్ ప్రపంచానికే ఆదర్శంగా నిలిచిందని చెప్పారు. ఉన్నత విద్య కోసం విదేశాల వైపు చూసే మానసిక రుగ్మత నుంచి యువ భారతం బయటపడాలని నిశాంక్ ఆకాంక్షించారు. डॉक्टर निशंक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ईटीवी भारत में। पहला सवाल आपसे कि कोविड-19 की वजह से 2020 में छात्रों के लिए काफी मुश्किलें पैदा हुई हैं, क्लासरूम में इनकी पढ़ाई बहुत कम हो पाई है, इसकी भरपाई के लिए सरकार क्या प्रबंध कर रही है? देखिए, जहाँ तक पढ़ाई का था, ये परिस्थिति मार्च में आई। मार्च में परीक्षा हो करके अप्रैल तक जाती हैं और फिर मई में सारे रिजल्ट भी लगभग खुलते हैं। तो लेकिन ऑनलाइन जब ये परिस्थिति आई तो हम लोगों ने ऑनलाइन पाठ्यक्रम को तैयार किया। हम काफ़ी कुछ उस दिशा में सफल रहे हैं। कि सीबीएसई करिकुलम में भी लाए गए बदलाव का छात्रों को अंतिम समय में फायदा मिलेगा? सीबीएसई का जो पाठ्यक्रम है और जो हम लोगों ने सीबीएसई का एनसीईआरटी ने बनाया है, बाकायदा शैक्षणिक कैलेंडर तैयार किया, तो वो भी बहुत पुख्ते तरीके से किया। वो कई चरण में किया, कई कमेटियों को गठित करके किया, किस तरीके से होना चाहिए जो शैक्षणिक कैलेंडर उस बच्चे के पास जाए। वो मुझे भरोसा है कि उसका बहुत मदद मिली है छात्र को। हमारे सिस्टम अभी भी पूरी तरह से फुल प्रूफ नहीं है। आखिर कब तक हम ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था को और ज्यादा पुख्ता कर पाएंगे? जो छात्र है, बच्चा है, वो उस परिवार का ही भविष्य नहीं है, वो देश का भी भविष्य है और उसकी रक्षा सुरक्षा हमारी पहली जिम्मेदारी है। जो गड्ढे हैं, जो कमियां हैं, जो अंतिम छोर के बच्चे तक हमको पहुंचना है, हमको मालूम है। इसलिए राज्यों के साथ हम लगातार संवाद कर रहे हैं। हम यहाँ भी तैयारी कर रहे हैं, हम राज्यों से भी आग्रह कर रहे हैं और सब लोग जुटे हुए हैं इस दिशा में। मुझे राज्यों को भी धन्यवाद देना है कि राज्यों के शिक्षा मंत्रियों ने और शिक्षा विभाग ने बहुत अग्रेसिव होकर के काम करने की कोशिश की है और निश्चित रूप में इन परिस्थितियों में यदि देखा जाए तो इन परिस्थितियों में ये वाला काम होना आसान नहीं था। लेकिन समाज के अंदर डिजिटल डिवाइड की जो खाई है वो काफी बड़ी है। गांव में रहने वाले बच्चे ऑनलाइन के माध्यम से कैसे बेहतर शिक्षा ले सकेंगे? जहां दीक्षा पोर्टल पर हम लोग 80,000 से भी अधिक पाठ्यक्रम हमने दिए हैं। ये पाठशाला और दीक्षा पोर्टल के माध्यम से हम स्कूली बच्चे के अंतिम छोर तक जा रहे हैं। उसके सारे पाठ्यक्रम, एनसीईआरटी के सारे किताबें उस दिशा में हम लोगों ने उस पर किए हैं और राज्यों को भी कहा कि वो अपनी भाषाओं में दीक्षा पोर्टल पर वो अभिनव प्रयोग करें, अच्छे पाठ्यक्रमों को, ये पाठ्यक्रमों को उसमें आप समाहित करें। बहुत सारे राज्यों ने बहुत अच्छे तरीके से अपने पाठ्यक्रमों को तैयार किया है। जिस बच्चे के पास स्मार्ट टेलीफोन नहीं है, जिसके पास नेट की व्यवस्था नहीं है, वो हमारा टारगेट वो बच्चा भी है कि कैसे करके हम उस बच्चे तक पहुंचेंगे। लेकिन हम चुप नहीं बैठे हैं। हमने स्वयं प्रभा के माध्यम से जो 32 चैनल होंगे, और जैसे आपको पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 क्लास 1 चैनल और जो 1 नेशन 1 डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो उनके पीएमई विद्या के उस विज़न पर हम लोग काम कर रहे हैं ताकि टेलीविज़न पर उस बच्चे को पाठ्यक्रम मिल सके। अंतिम छोर पर बैठे रहने वाला छात्र है जिसके पास ये उपकरण नहीं है, जिसके पास ये संसाधन नहीं है, उसको भी यदि ज़रूरत पड़ती है उन संसाधनों को उपलब्ध कराने की, तो उस दिशा में भी गवर्नमेंट विचार कर रही है कि कैसे करके उस बच्चे तक पहुंचा जा सके। और हम बहुत सार्थक और सृजनात्मक तरीके से उस तक पहुंचना चाहते हैं। साइंस जैसे सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल ना हो तो पढ़ाई का मतलब ही क्या है? पढ़ाई तो अधूरी रह जाती है एक तरह से। क्या नए दिशा निर्देशों के साथ स्कूल नहीं खोले जा सकते?
लेकिन आपका कहना सही है कि कुछ जो प्रयोगशालाओं में जो काम होने हैं, प्रैक्टिकल जो होने हैं, उसकी परेशानी बढ़ेगी। मुझे भरोसा है कि अभी हम लोग लगातार ये कर रहे हैं, लेकिन का समय खराब नहीं होने देंगे, न उसका मनोबल गिरने देंगे और न उसको समय खराब होने देंगे। ये हमारी लगातार कोशिश है। नहीं, देखिए, भारतीय जो शिक्षा है वो ये थोड़ी कहती है कि हमने ऑनलाइन नहीं जाना है। हम तो छलांग लगाने वाले लोगों में हैं। ये हिंदुस्तान ये विश्वगुरु के रूप में रहा है। आपने देखा और पढ़ा भी होगा कि विदेशों में पढ़ने वाले और काम करने वाले छात्रों के लिए वीजा की दिक्कतें आ रही हैं, खासकर अमेरिका जैसे देशों में, जहां सरकार अमेरिका फर्स्ट की नीति पर काम कर रही है। इसका असर भारतीय छात्रों पर किस तरह से पड़ेगा? मुझे लगता है कि भारत सरकार को इस स्थिति को लेकर थोड़ा गंभीर होना चाहिए और इस स्थिति से कैसे निपटेगी इसकी भी भारत सरकार को एक रणनीति बनानी पड़ेगी। मुझे लगता है कि अब देश के लोगों को ये मन बना देना चाहिए कि भारत सामान्य भी देश नहीं है और ऐसा नहीं है कि भारत में शिक्षा की गुणवत्ता और श्रेष्ठता नहीं है। और इसलिए जो एक मानसिकता बनी हुई है बाहर जाने की, उस मानसिकता को छोड़ देना चाहिए। मैं नौजवानों से आह्वान करना चाहता हूं कि ये देश में गुणवत्तायुक्त तो शिक्षा है, हम उसको और तेज़ी से उभारने की दिशा में जुटे हुए हैं। अनुसंधान की दिशा में हम स्पार्क के तहत दुनिया के 127 शीर्ष विश्वविद्यालयों के साथ हम अनुसंधान कर रहे हैं। गूगल के जो CEO हैं वो सुंदर पिचाई, वो हमारा IIT के छात्र हैं। और यदि देश और दुनिया के शीर्ष कंपनियों को देखेंगे आप, तो वहाँ पर हिंदुस्तान का छात्र, हिंदुस्तान का युवा युवती वहाँ लीडरशिप दे रहे हैं कि बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए स्टडी इन इंडिया के तहत अभी 50,000 जो विदेशी छात्रों का हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ है। IIT किसी से कम नहीं है, हमारे IIM किसी से कम नहीं है, हमारे IISER किसी से कम नहीं है, हमारे विश्वविद्यालय किसी से कम नहीं है। हमारी श्रेष्ठ संस्थाएं हैं जो उच्च शिक्षा में हैं, और स्कूली शिक्षा में तो पूरी दुनिया का छात्र हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आता है। निशंक जी, ETV भारत से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।